हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन। लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है क्योंकि इसके लास्ट के एक दो टॉपिक बच गए थे अपने लास्ट लेक्चर में, जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं आज। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक हमने यहाँ पर चैप्टर में पढ़े हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अब एक ही टॉपिक बच गया है तो चैप्टर हम इजीली कंप्लीट कर लेंगे आज। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार बच्चों चैप्टर को भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की मेटल्स और नॉन मेटल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, यहाँ पर देख सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, अच्छा ये पार्टीशन क्यों किया गया है, क्योंकि इधर की तरफ अगर हम देखें सारे मेटल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इधर की तरफ अगर हम देखें तो सारे नॉन मेटल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, स्टेनलेस सॉरी मे बी ये सिल्वर है, शायद सिल्वर हो गया। तो ये सारे क्या है, हमारे मेटल्स हैं और ये सारे क्या है, हमारे नॉन मेटल। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, क्या प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल से, जो है दोनों से अलग बनाता है ना, एक दूसरे से अलग बनाता है। जैसे अगर हम मेटल की बात करें तो जैसे देखो, गोल्ड को देखो, सिल्वर को देखो, या इन सारे जो भी चीजें यहाँ पर है, अगर आप इन सब चीजों को देखें, ये सारी ही चीजें क्या है, बहुत ज्यादा शाइनी है, यानी कि लस्ट्रस है। जबकि ये सारी चीजें इन्हें अगर आप देखें तो ये क्या है, नॉन लस्ट्रस, शाइनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर डायमंड आप देख पा रहे होंगे, डायमंड कैसा है, शाइनी है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। आयोडीन कैसा है, शाइनी है, क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, चलो। जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं जनरली सारे। लेकिन जनरल प्रॉपर्टी की बात की है हमने, लेकिन अगर हम हर एक नॉन मेटल की बात करेंगे तब तो कई सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे। तो जैसे हमने कहा डायमंड है या आयोडीन है, ये लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, बाकी सारे नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस। जैसे मेटल जनरली लस्ट्रस होते हैं, ज्यादातर मेटल आप देखेंगे लस्ट्रस ही आपको देखने को मिलेंगे, और जो मेटल है वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्रेशली कट मेटल होते हैं, यानी कि ताज़ा कटे हुए जो मेटल्स होते हैं, वो ज़्यादा लस्ट्रस होते हैं। उसके कंपैरिजन में जो मेटल काफ़ी समय से ऐसे ही रखे हुए होते हैं, तो वो जो है उतने लस्ट्रस नहीं होते। किस वजह से नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर जो है ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे कि उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जिस वजह से उतने ज़्यादा वो लस्ट्रस बाद तक नहीं रहते हैं। ठीक है, हालांकि हाँ पॉलिशिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें है। चलो, बात हो गई लस्टरस की। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। अगर देखें हम, जनरली ये इतने हार्ड नहीं होते हैं नॉन, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, Na, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स की जैसे बात की, जनरली ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है, यानी कि मेटल से भी ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन जो है वो है हमारा डायमंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस तो काफी सारे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई। इसके अलावा और बात करें तो मेटल जो है वो सोनोरस होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसा कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि नॉन मेटल जो है कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, मरस नहीं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कोई भी चीज है, जैसे लकड़ी है, मान साउंड तो प्रोड्यूस करती ही है, लेकिन कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, डल साउंड प्रोड्यूस करती है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती जैसे मेटल करती। मेटल जो है वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल का मतलब है कि थिन शीट्स में तरीके से, जैसे देखो कर रखी है, थिन शीट्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। और डक्टाइल का मतलब है कि वायर,
जैसे यहाँ पर देखो कॉपर की वायर बनाएंगे तो वायर में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि जो नॉन मेटल है ना वो मेलिएबल ना वो डक्टाइल। अच्छा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन मेटल में बच्चों ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसको हम सेल्स में भी यूज करते हैं, ये हम खैर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि नॉन मेटल हीट कंडक्ट नहीं करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन केवल यहाँ पर ग्रेफाइट एक ऐसा केस है जो हीट सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बाकी जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जनरली सारे मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन Hg यानी कि मर्क्यूरी को छोड़ करके, मर्क्यूरी कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, वही अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ये सारे तो सॉलिड दिख रहे हैं, बाकी जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ब्रोमीन 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 एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट। और क्वेश्चन लास्ट लास्ट ईयर जो है एग्जाम में क्वेश्चन, कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट, 1 नंबर का या 2 नंबर का हो सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ से तो आता ही है, ठीक है, एक यहाँ से भी आता है क्वेश्चन कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ध्यान रखना आपको मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये भी आई थिंक 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसके अलावा थर्मोमीटर में कौन यूज होता है, तो वो है मर्क्यूरी स्टेट में। इसी पे थर्मोमीटर हम जानते हैं, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें जो है का यूज किया जाता है मर्क्यूरी का। तो मेटल जो है जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी लिक्विड। नॉन मेटल जनरली सॉलिड और गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट, लिक्विड स्टेट में होता है। वहीं अगर हम बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है हाई, क्योंकि मेटल्स के बीच में होती है मेटालिक बॉन्डिंग, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। लेकिन अगर हम गैलियम और सीजियम की बात करें, गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल हैं, गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा कम होता है, इतना कम कि हम उन्हें हथेली पे अगर रखें, यानी कि अपने पाम पर अगर हम रखें तो वो मेल्ट होने लग जाते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस तक जैसी टेम्परेचर पहुंचता है, इससे ऊपर जैसी टेम्परेचर पहुंचेगा वो मेल्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा तो होता है मेटल का, लेकिन एक्सेप्शनल केस यहाँ पर भी है। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने देख ली मेटल की और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो तो शॉर्ट यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में बात की, मैलिएबिलिटी, डक्टाइलिटी, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी। फिर नॉन मेटल्स की बात की हमने, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज डिस्कस की। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी मेटल नॉन मेटल मिक्स करके। जैसे हमने बात की मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कई सारी देखी, जैसे ये एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस हमने यहाँ पर देखे। फिर हमने यहाँ पर कई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी बात की। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर तो सिंपल सी प्रोसेस थी, जब ये जो है एयर में जब इन्हें बर्न किया जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी के बारे में भी हमने बात की। एयर में जब हम बर्न करते हैं मेटल को तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, सिंपल। चलिए, अच्छा, इंपॉर्टेंट ये था एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों बिहेवियर शो करते हैं। जैसे जनरली अगर हम देखें
कुछ मेटल ज्यादातर कुछ मेटल जैसे कि अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड या जिंक के ऑक्साइड, ये क्या कर रहे हैं, दोनों बिहेवियर शो कर रहे हैं, यानी कि एसिडिक भी और बेसिक भी। इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, जो दोनों बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट वाटर फॉर्म करने के लिए। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जनरली हमें पता है कि जो मेटल है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी कि मेटल जो है जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन अगर हम कहें, यहाँ पर देखें कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि कैसे ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये है। ठीक है, चलिए। तो फिर हमने नेक्स्ट बात की थी, कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वाटर सॉल्युबल है, कुछ वाटर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, चलिए। तो जो वाटर सॉल्युबल है बट सम, जैसे कि ये ऑक्साइड आर सॉल्युबल टू फॉर्म एल्केलाई, कुछ सॉल्युबल होते हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, जैसे Na2O या K2O, ये वाटर में सॉल्युबल होकर के एल्केलाई फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीजन की तरफ अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। जैसे अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल गया था, इतने सारे एक्सेप्शनल केस। वैसे यहाँ पर भी है कि अलग अलग जो मेटल है वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। कोई कैसे रिएक्ट करता है, कोई कैसे रिएक्ट, जैसे अगर हम बात करें पोटेशियम सोडियम की, तो ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं, इतने विगोरसली कि ये जो है आग तक पकड़ लेते हैं। ठीक है, इनमें आग भी लग जाती है, इस वजह से इन्हें कैरोसिन ऑयल में केप्ट करके स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे जो है कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, या सोडियम पोटेशियम को किस में, कौन से ऑयल में या किस में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि एयर के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। बाकी हमने मेटल्स देख लिए थे कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो सरफेस है मेटल का, ये क्या हो जाते हैं, थिन प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम ऑक्साइड की जो लेयर है उससे वो उनके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने खैर बहुत सबसे पहले ही बात कर ली थी कि ये रिएक्ट करते रहते हैं मेटल। इस वजह से तो मेटल जो है लस्टरस तो पहले रहते हैं जब वो फ्रेश रहते हैं, फ्रेश कटेड मेटल वो लस्टरस होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो उतने लस्टरस नहीं होते। किस वजह से, एयर के साथ रिएक्ट करके उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड। ठीक है, बाकी हमने देखा कि कौन बर्न होता है, कौन बर्न नहीं होता, बर्न होकर के कौन कौन से कलर की फ्लेम देता है, इसके बारे में हमने बात की। कि आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने एनोडाइजिंग के बारे में बात की। नेक्स्ट हमने बात की कि कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ मेटल, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और वाटर बना H2 गैस बनाते हैं, और यही मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। बात की पोटेशियम और सोडियम वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक्सोथर्मिक, इसीलिए एक्सोथर्मिक तो है ही। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है प्रोड्यूस कर रही है, तो वो हीट की वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो आग पकड़ लेती है, जिससे कि हमें इस तरीके से आग यहाँ पर देख मिलती है। जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये भी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर है, यानी कि रिएक्टिव होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ। ठीक है, वहीं हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है वो फ्लोट भी करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो इसकी सरफेस पर जाकर के स्टिक हो जाते हैं, स्टिक होने की वजह से ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है। सेम ऐसा ही मैग्नीशियम के साथ भी होता है, बबल्स जो उसके सरफेस पर आकर के स्टिक हो जाते हैं, जिससे कि वो फ्लोट करने लगता है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ। नेक्स्ट हमने देखा कि मेटल जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज हमने याद कर ली थी, इसकी ट्रिक आप एक बार फिर से देख लीजिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इसमें ही हमारे सारे के सारे मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो। फिर हमने नोबल गैसेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की।
यहाँ पर बेसिकली हमने ये पढ़ा कि कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे काम का है, पहले वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैलेंसी का मतलब क्या है और वैलेंस शेल क्या होता है। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है बच्चों, उसी को ही कहा जाता है वैलेंस शेल। और आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने तो हैं, उन्हें कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन में एटम को स्टेबल करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि कोई भी एटम कब स्टेबल होगा, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी कि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल सी बात है, जब उसका किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जैसे अगर हम बात करें हीलियम की, नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टॉन की, ये सभी नोबल गैसेज हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? इसीलिए नहीं होती हैं क्योंकि ये जो नोबल गैसेज हैं इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से ये जो है ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं, स्टेबल होती हैं सिंपली। ठीक है, तो हर एक एटम, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए उसको भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। किसकी तरह? इसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो हमारी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हर एक एलिमेंट को, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, है ना? उसको देख करके वो कि वो स्टेबल है, यानी कि नोबल गैसेज स्टेबल है, तो सारे एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं। उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उनके पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट कैसा होगा? मान लीजिए उनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है बहुत ज्यादा कम है, या यानी कि अगर मान लीजिए किसी के आउटर शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या मान लीजिए किसी के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसे तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। या किसी के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट को या एटम को चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसी को कहा जाएगा उसकी वैलेंसी। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे चाहिए, यानी कि वो वैलेंसी कैसे, जो वैलेंसी है वो कैसे आएगी, कैसे पता चलेगा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये जो एटम है वो शेयर करेगा या कहीं से गेन करेगा, ठीक है, या किसी को देगा, लूज करेगा, या तो शेयरिंग से, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो लूज करके। जो एटम है वो क्या करता है, अपना जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और उसी को कहा जाता है वैलेंसी। जैसे अगर हम यहाँ पर सोडियम की बात करें तो सोडियम के आउटर शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एम वाला शेल है, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इससे पहले वाला जो शेल है, एल शेल, उसमें तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बाहर वाले शेल को तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर के अपने शेल में डालना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए प्रोटॉन भी तो चाहिए। प्रोटॉन तो इसके पास 11 ही है, तो और प्रोटॉन चाहिए, तो और प्रोटॉन तो इसे मिल नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेगा नहीं, उल्टा क्या कर देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी किसी को दे देगा। ठीक है, तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिस वजह से इसका ये जो अंदर वाला शेल है, एल वाला शेल, ये बन जाता है आउटर मोस्ट शेल, और यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, जिस वजह से ये हो जाता है स्टेबल। ठीक है, स्टेबल यानी कि Na पॉजिटिव ये बन जाएगा। वैसे अगर हम Cl की बात करें तो Cl के आउटर शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है, जिससे कि 8 इलेक्ट्रॉन होकर के ये भी क्या हो जाएगा, नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, इन्हें चाहिए नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन ताकि हो सके स्टेबल। तो ये सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप बन गया है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कि सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन में, क्लोरीन उसे एक्सेप्ट कर रहा है। इस वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या हम कहेंगे ये जो बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, अट्रैक्शन से बनता है इनके बीच। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर सोडियम हमारा एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जो है इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, जैसे यहाँ पर Na और Cl ने रिएक्ट करके NaCl यानी कि सॉल्ट बनाया। सेम यहाँ पर भी मेटल और क्लोरीन यानी कि मैग्नीशियम और क्लोरीन ने रिएक्ट करके यहाँ पर भी क्या बना दिया, MgCl यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म किया। ठीक है, तो इन कंपाउंड को कहा जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड।
ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिस्कस कर लिया था। फिर मेटल अकरेंस कहाँ से होती, कहाँ से आते हैं मेटल, इसके बारे में बात की थी। फिर देखा था रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे मेटल को जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनके ओर से, या जिस भी स्टेट में ये पाए जाते हैं, जैसे कुछ जो है फ्री स्टेट में मिल रहे हैं नेचर में, कुछ ऑक्साइड कुछ ऑक्साइड, कुछ सल्फाइड, कुछ कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहे हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके लिए एक फ्लो चार्ट हमने देखा। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोसेस हमने देख ली थी कि हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल, उन्हें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन ओर किया जाएगा, फिर जो है उन्हें प्योर मेटल, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, तो वो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर की फॉर्म में होंगे। उनका कैल्सिनेशन, कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर की रोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, जिनका रिडक्शन होकर के हमें प्योर मेटल मिलते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी क्या है, लो रिएक्टिविटी वाले जो हैं मेटल, वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलेंगे, उनकी रोस्टिंग से हमें मेटल मिल जाएगा, अगेन मेटल की रिफाइनिंग की। यहाँ पर जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, एक तरह से इम्प्योरिटीज होती हैं, उन्हें जो है अलग अलग टेक्निक जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी हमने प्रोसेसेस देख ली थी। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की, अगर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की अगर हम बात करें, तो रोस्टिंग की जाती है एक्सेस एयर की प्रेजेंस में, और कैल्सिनेशन किया जाता है एयर को जब लिमिट कर दिया जाता है। क्लियर है, चलिए, ये भी हो गया था। नेक्स्ट, मेटल के रिफाइनिंग के बारे में हमने बात कर ली थी। फिर हम बात करते हैं कोरोजन की। जैसे सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाना, है ना, सिल्वर सल्फाइड की, या कॉपर के ऊपर जो है, जो हमारा कॉपर है उसके ऊपर जो कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोट आ जाना, या जो हमारा आयरन है, आयरन के ऊपर रस्ट यानी कि रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाना, इसी को कोरोजन कहा जाता है। तो अगर हम रस्टिंग की बात करें, तो रस्टिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। क्या है वो है एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर दोनों चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, एक में हमने एयर और मॉइस्चर दोनों दिए, एक में हमने केवल एयर एयर दी और एक में हमने केवल वाटर वाटर दिया। यानी कि वाटर में जो एयर थी वो निकाल दी, और एयर जो दी हमने, एयर में जो मॉइस्चर था वो निकाल दिया। तो हमने क्या देखा, यहाँ दोनों पर तो रस्टिंग नहीं हुई, लेकिन इस वाले में रस्टिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे एयर भी था और वाटर भी था, दोनों चीजें। तो रस्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, जो कि है एयर और वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहला मेथड हमने पढ़ लिया था गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें जिंक की एक लेयर लगा दी जाती है मेटल के सरफेस के ऊपर, जिससे कि मेटल क्या हो सके, रस्ट से बच सके। ठीक है, अगली टेक्निक है अलॉइंग, अलॉय बना देना। ठीक है, मेथड ऑफ एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस मेटल और नॉन मेटल टू अ मेटल टू गेट न्यू डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। तो हम क्या करते हैं, मेटल नॉन मेटल, ये दो अलग अलग मेटल को मिला करके जो है इनका अलॉय बना देते हैं, मिश्र धातु बना देते हैं, जिससे कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो और अच्छी हो जाती है, जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमें चाहिए वो मिल जाती है। ठीक है, सच होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड अलॉय। और इसी होमोजेनस मिक्सचर को, इसी सामान्य मिश्रण को हम कहते हैं अलॉय। अलॉय क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अलॉय क्या केवल मेटल मेटल से बनता है, अलॉय मेटल और मेटल से तो बनता ही है, अलॉय मेटल और नॉन मेटल से भी बनता है। ठीक है, इन द प्राइमरी मेटल इज मेल्टेड एंड अदर एलिमेंट आर डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। मेटल को मेल्ट किया जाता है, जो अदर एलिमेंट है जो हमें डालना है उसे डिसॉल्व किया जाता है डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और फिर जो है इसे कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, प्योर आयरन इज नेवर यूज्ड बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजीली व्हेन हॉट। जो प्योर आयरन है उसे कभी भी यूज नहीं करते, क्योंकि ये जो प्योर आयरन है वह सॉफ्ट होता है, इजीली स्ट्रेच किया जा सकता है जब इसे गर्म कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर 0.5% कार्बन मिक्स किया जाता है, ताकि ये कैसा बन सके, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है, या फिर हम आयरन और निकल क्रोमियम को यूज करते हैं ताकि हम क्या बना सके, स्टेनलेस स्टील। तो स्टील एक अलॉय है कार्बन और आयरन का, स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय है आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन का। प्योर गोल्ड की अगर हम बात करें, तो प्योर गोल्ड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिस वजह से उसकी ज्वेलरीज नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए इसको अलॉय किया जाता है सिल्वर और कॉपर के साथ टू मेक इट हार्ड। इसमें सिल्वर और कॉपर मिलाया, सिल्वर या कॉपर मिलाया जाता है ताकि इसे हार्ड बनाया जा सके, ज्यादातर कॉपर यूज किया जाता है। इंडिया में जो है 22 कैरेट गोल्ड इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट
22 पार्ट प्योर गोल्ड प्लस 2 पार्ट कॉपर और सिल्वर, ठीक है। तो 24 कैरेट गोल्ड जिसे बोलते हैं हम, है ना, प्योर गोल्ड, लेकिन उस 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। इंडिया में यूज किया जाता है 22 कैरेट गोल्ड, जिसमें जो हमारे 22 पार्ट हैं वो तो प्योर गोल्ड के होते हैं क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड है, और जो 2 पार्ट होते हैं वो कॉपर या सिल्वर के होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये प्रोसेस है अलॉइंग। अलॉइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आपको याद रखना है अलॉइंग, ठीक है, कोरोजन से बचाने के लिए। अलॉय से काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला एग्जांपल है द अलॉय कंटेनिंग मर्क्यूरी इज कॉल्ड एन अमलगम। तो अलॉय कंटेनिंग मर्क्यूरी, तो जिस अलॉय में मर्क्यूरी होता है उसे कहा जाता है अमलगम। जैसे कि यहाँ देखो टू अमलगम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। अब इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और मेल्टिंग पॉइंट है ये कम होता है, ठीक है, जो हमारा प्योर मेटल है उससे। दो इंपॉर्टेंट ब्रास और सोल्डर, ये दो इंपॉर्टेंट अलॉय है, इसके अलावा ब्रास भी है, ब्रॉन्ज भी है, ठीक है, ब्रास और ब्रॉन्ज दो इंपॉर्टेंट अलॉय है। ब्रास बनता है कॉपर और जिंक का, जबकि अलॉय बनता है कॉपर और लेड का, ठीक है। एंड सॉरी एसएन का, टिन का, कॉपर और टिन का, एंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर नहीं होते। आप जानते हैं ब्रास को भी और ब्रॉन्ज को भी। ब्रॉन्ज यानी कि जो कांसा होता है, इसके हम बहुत सारे बर्तन भी यूज करते हैं, और ब्रास की बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हम यूज करते हैं। ब्रास को पीतल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्डर। ये किसका है? लेड और टिन का अलॉय है, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर। जो इलेक्ट्रिकल वायर है उन्हें वेल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सोल्डर का। द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी की अगर हम बात करें तो आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास में दिल्ली में, हैज हाई क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस। के पास क्या है? हाई क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इट इज 8 मीटर हाई एंड वे 6 टन। तो उसकी जो हाइट है वो 8 मीटर है और उसका जो वेट है वो है 6 टन। क्लियर? ये बात हो गई कोरोजन की, और कोरोजन के क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम कोरोजन को बचा सकते हैं। जैसे हमने गैल्वेनाइजेशन की बात की, ठीक है, अलॉइंग की बात की। बाकी रस्ट से बचाने के लिए हमने बात की कि पेंट किया जा सकता है, ग्रीस किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो कोरोजन में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए सारे फैक्टर्स को, और अलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।